वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर पेपर 2 में यूनिट 4 जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है रैंक नलिटी थ्योरम, जिसे सिल्वेस्टर लॉ भी बोला जाता है, उसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू एफडीवीएस। एफडीवीएस का मतलब क्या होता है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मतलब आपके वी और यू दोनों के दोनों आपके कैसे हैं? फाइनाइट डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस हैं। एंड टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी एल टी। एल टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, वी जहां पर आपका एक डोमेन स्पेस है और डब्ल्यू आपका कोडोमेन है। देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस लेने हैं। कभी भी आप ये जो रैंक नलिटी थ्योरम है उसे इनफाइनाइट डायमेंशन में नहीं बता सकते। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में ही किया जाएगा। ठीक है, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है जिसमें डोमेन स्पेस V है और कोडोमेन स्पेस W दिया हुआ है। तो जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और नलिटी फाइंड करेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, तब वो एग्जैक्टली होगा आपके डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस के बराबर होगा। देखिए, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और V क्या है? आपका डोमेन स्पेस है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको V या फिर W याद नहीं रखना है। डायमेंशन ऑफ V क्या है? डोमेन स्पेस है। ठीक है, डोमेन स्पेस के डायमेंशन के बराबर आएगा। इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझिए। चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। लेट ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है V से W में। हम यहाँ पर मानते हैं कि डायमेंशन ऑफ V मतलब जो डोमेन स्पेस का डायमेंशन कितना है? n है। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू m। ये दो चीज़ें हम लेट करके चलते हैं। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ कर्नल, है ना। कर्नल और नल स्पेस तो सेम होते हैं, बस नाम का अंतर है। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू m, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ कर्नल इज इक्वल टू m। अब अगर कर्नल का डायमेंशन अगर m है, तो मैं यहाँ पर एक S1 सेट ले रहा हूँ जिसमें मैंने m वेक्टर्स रखे हैं, V1, V2, Vm। ठीक है, इज बेसिस फॉर नल स्पेस, है ना। क्योंकि भाई आप जानते हैं कि जितना डायमेंशन होता है उतने ही वेक्टर्स के कलेक्शन का एक सेट मिलेगा जो कि बेसिस हो जाएगा। तो मैंने उसे मान लिया कि वो सेट जो है S1 है। S1 में मेरे पास V1 से लेके Vm तक के वेक्टर्स हैं जो कि क्या हो जाएंगे? बेसिस हैं हमारे नल स्पेस का। नल स्पेस मतलब कर्नल, सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ कि कर्नल जो होता है वो किसका सबसेट होता है? हमारे डोमेन स्पेस का। तो कर्नल इज सबसेट ऑफ V, ये चीज़ आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए, ये थ्योरम करने से पहले आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि कर्नल किसका सब स्पेस होता है, किसका सबसेट होता है, रेंज किसका सबसेट होता है, तब तक आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो पुराने वीडियो लेक्चर्स को देखकर ही आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंस Vi बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ T, मैंने कर्नल का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया Vi। तो मैं जानता हूँ कि कोई भी वेक्टर अगर कर्नल में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो वेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर कहाँ जाएगा? हमारे जीरो वेक्टर पे, है ना। कर्नल का कोई भी वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल के किसी भी वेक्टर पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो कहाँ मैप होता है? जीरो वेक्टर पे। देखिए क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है V1, V2, Vm आर एलाइज इन V। अब देखिए ये कैसे इस चीज़ को लिखा गया है। देखिए ये जो सेट S1 है V1 से लेके Vm तक, वो क्या है? बेसिस है। किसके लिए? नल स्पेस के लिए, है ना। अब बेसिस है मतलब ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और स्पेनिंग सेट होगा। ओके, अब अगर ये सेट Li है नल स्पेस के लिए, कर्नल के लिए, और कर्नल सबसेट है V का, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा V में। तो वहीं से ये चीज़ लिखा गया है कि V1 से लेके Vm तक जो है वो आर एलाइज इन V। अब हम एक स्टेटमेंट जानते हैं कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सो दे कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ V। अब अगर इसे मैं बेसिस बनाने के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब इस सेट में मैं कुछ एलिमेंट्स डाल सकता हूँ कि वो सेट क्या हो जाए? बेसिस बन जाए। तो मैंने यहाँ पर देयर एग्जिस्ट Vm+1, Vm+2 अप टू Vn, इतने सारे वेक्टर्स और ले लिए, सच दैट अब मैंने एक नया सेट का नाम दे दिया S2। इसमें मैंने इन वेक्टर्स को तो लिए हैं क्योंकि Li था, और इन वेक्टर्स को भी ले लिया है। ये भी क्या होंगे? Li होंगे। तभी तो ये सेट आपका बेसिस बनेगा, क्योंकि बेसिस बनने के लिए क्या चाहिए आपको? Li प्लस स्पेनिंग सेट। तो ये Li थे
और बेसिस है कर्नल के लिए, तो मैंने उसमें वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स ऐड किए हैं जो आपस में एल भी हो और फिर वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को बना दे। तो ये मेरा S2 हो गया। यहाँ पर इस वाले जो स्टेटमेंट है इसको आप इक्वेशन 1 मान के रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Vi इज इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि Vi कहाँ का एलिमेंट है, कर्नल का। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेट S1, ये हो गया हमारा सेट S2। ओके, चलिए पुराने इसके पहले जो आपने S1 S2 लिखा है उसे ध्यान से आप साइड में लिख के चलना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आगे रब करके आगे के थ्योरम को लिखना पड़ रहा है, तो आप साइड बाय साइड सबको देखते चलिएगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, वी शैल शो दैट S3 हमने एक नया सेट माना है, और S3 क्या है, आपका जो S1 था और S2 था, है ना। तो S2 में जो आपने नए एलिमेंट्स लिए हैं, है ना, उनका ही कलेक्शन क्या है, S3 है। तो S3 में आपके पास क्या है, Vm+1 Vm+2 Vn, उनमें आपने क्या लगा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया है इस बेसिस ऑफ V। अब हम इस चीज़ को दिखाएंगे कि जो हमारे नए वेक्टर्स जो हमने लिए थे उनमें अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा बेसिस हो जाएगा किसके लिए, W मतलब कोडोमेन। तो लेट W स्मॉल w कोई सा भी एक आर्बिट्री एलिमेंट है, कहाँ, हमारे कोडोमेन में। अब कोडोमेन में एलिमेंट है मतलब वो कहाँ जाएगा, T ऑफ V में जाएगा, है ना। T ऑफ V मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म V, यहाँ पर V क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपका नया सेट मिलेगा, उन्हीं सेट में से कोई एक एलिमेंट है W। तो अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ V, एक वेक्टर स्पेस में मिलेगा सच दैट W की वैल्यू क्या रही होगी, T ऑफ V के बराबर होगी, है ना, ये चीज़। अब देखिए जो हमारा S2 था, S2 को हमने क्या बोला था, बेसिस फॉर V के लिए हमारा बेसिस है। अब ये जो स्मॉल v है हमारे कैपिटल V का एक एलिमेंट है, और S2 बेसिस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्मॉल v है उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ वेक्टर सोर्स V, है ना। V के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस स्मॉल v को मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसे लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए। टी वी इज इक्वल टू, पहले आप टी करके लिखिए पूरा, क्लियर है, इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से हम स्केलर को बाहर कर लेंगे, V1 प्लस अल्फा टू टी ऑफ V2 प्लस अल्फा m टी ऑफ Vm प्लस अल्फा m+1 टी Vm+1 अप टू अल्फा n टी Vm n। ध्यान रखेंगे ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, बार बार यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे m+1 m+2 तो लास्ट में n है ना, गलती से कोई m+n मत लिख देना, ध्यान रखना इस चीज़ को, m+n नहीं है, वो सिर्फ n है। अक्सर स्टूडेंट्स को उसमें गलती कर ही देते हैं, तो ध्यान रखना उस चीज़ को। आप हमने क्या किया, इस तरीके से लिख लिया। अब आप इक्वेशन 1 को याद करिए, जहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि जो V1 V2 Vm है कहाँ के एलिमेंट से, वो सब के सब कर्नल के एलिमेंट थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होकर वो कहाँ जाएंगे, 0 पे मैप होंगे, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मल्टीप्लाई होके ये 0 कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा टी ऑफ v इक्वल टू अल्फा m+1 टी Vm+1 प्लस अप टू अल्फा n टी ऑफ Vn। क्लियर है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, टीवी की वैल्यू क्या थी, W, है ना, और ये कहाँ का एलिमेंट है, मेरे कैपिटल W का एलिमेंट है। ये जो W है वो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल W का, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ शो कर दिया कि कोई भी जो वेक्टर है W हमारे कोडोमेन का, वो स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये क्या दिया हुआ है आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जहाँ ये स्केलर के एलिमेंट है, ये सब कहाँ के एलिमेंट है, S3 के एलिमेंट है। देखिए T Vm+1 Vm+2 अप टू Vn, ये सब आपके S3 के एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट को हमने S3 के एलिमेंट्स की हेल्प से बना के लिख लिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो S3 है वो अभी क्या हो गया, स्पैनिंग सेट, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, उसे बेसिस बताना है। बेसिस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, Li और स्पैनिंग सेट। तो मैंने पहले अभी इसे बता दिया कि ये स्पैनिंग सेट हो गया, है ना। अब मैं इसे ये दिखाऊंगा कि जो मेरा ये जो वेक्टर्स का कलेक्शन है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए अब हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा ये S3 सेट है,
वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। नाउ वी शो दैट द सेट S3 इज Li। अब अगर मैं S3 को Li दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 दिखा दूंगा और ये बताऊंगा कि सारे स्केलर 0 हैं। अगर मैं ये चीज़ बता पाता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा गिवन सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। Li चेक करने का यही तरीका होता है। किसी भी सेट को अगर Li चेक करना है तो आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 दिखाइए और ये बताइए कि जितने भी स्केलर्स यूज हो रहे हैं सबके सब 0 हैं, तब आपका वो Li हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बीटा m+1, बीटा m+2, बीटा mn इस तरीके के स्केलर ले लिए और लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 ले लिया। अब मैं ये दिखाऊंगा कि सारे स्केलर्स 0 हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाहर ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा m+1 v m+1 टू बीटा n vn इज इक्वल टू 0, है ना। ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, और ट्रांसफर होके वो कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अंदर का जो एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन को हमें इसे 2 स्टेप में लिखना चाहिए था। पहले हम एक एक करके निकालेंगे इस तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा m+2 v m+2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा n v n इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम पूरे में से ट्रांसफॉर्मेशन को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा m+1 v m+1 प्लस बीटा m+2 v m+2 अप टू बीटा n v n इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक एलिमेंट है ना, ये तो सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे गुणा होके, तो ये एक एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है v m+1 v m प्लस बीटा m+2 v m+2 बीटा n v n, ये कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करेगा, है ना। कर्नल ऑफ टी में कोई भी एलिमेंट कहाँ मैप होता है, 0 पे, और ये वही चीज़ को दिखा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ध्यान से थोड़ा इस स्टेप को करना है हमें, थोड़ा आराम से इसको बनाइएगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए अब अगर ये जो एलिमेंट है वो कर्नल में बिलोंग करेगा, मान लेते हैं x अगर कर्नल में बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलते हो कि इस एलिमेंट को हम कर्नल के एलिमेंट की हेल्प से बना सकते हैं, है ना। अब कर्नल का बेसिस क्या था, S1, तो हम लोग S1 के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन से x को बना सकते हैं, ऐसा हम बोलेंगे। तो वही काम अब हम इस एलिमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए ये एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस एलिमेंट को हम बना पाएंगे कर्नल के बेसिस एलिमेंट की हेल्प से। अब बेसिस एलिमेंट क्या है, v1 v2 vm, तो हमने क्या किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। ओके, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले लिखेंगे और इसे उस तरफ ट्रांसफर करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा α1 v1 प्लस α2 v2 अप टू αm vm, इसे उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, प्लस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बीटा m+1 v m+1 अप टू, ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे ना, हम माइनस को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, प्लस करके ऑफ माइनस लिख रहे हैं। इसे आगे लिख लेते हैं, प्लस माइनस बीटा m+2 v m+2, ये हो जाएगा प्लस माइनस बीटा n v n इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो किन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो देखिए यहाँ पर v1 v2 vm, उसके बाद vm+1 vm+2 अप टू vn। तो ये जो सारे वेक्टर्स हैं v1 v2 vm vm+1 vn, इन सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये ध्यान से देखिए, है ना, ये सब तो स्केलर हैं, तो ये इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ये वेक्टर क्या है, हमने इसे माना था ना कि ये बेसिस होंगे v के लिए। क्लियर है। अब अगर ये बेसिस है v के लिए और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अभी हम लोग किसके लिए बना रहे थे, अभी हम लोग कर्नल के लिए कर रहे थे ना, यहाँ तक कर्नल के लिए आया था। कर्नल के बाद ये एलिमेंट अगर कर्नल में बिलोंग करता है तो ये इक्वल होगा कर्नल के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। फिर हमने इसे इधर ट्रांसफर किया और ये इक्वेशन नया लाया है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेक्टर दिख रहे हैं वो तो हमारे बेसिस हैं v के, और ये इक्वेशन किसके जैसा दिख रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ, ये बेसिस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और अगर बेसिस ऑफ v के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आएगा, है ना,
और अगर ये सेट बेसिस है तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा m बराबर बीटा m प्लस 1 बराबर बीटा m प्लस 2 बराबर बीटा n क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। ध्यान से इस चीज़ को आप समझिए, ये सेट बेसिस है और बेसिस के वेक्टर्स का ही आपने लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लेके आया है ना। तो क्या होंगे, लीनियर बेसिस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब ये है कि जितने भी स्केलर्स हैं वो सब के सब आपके 0 होंगे। अब सारे स्केलर्स आपने 0 लिया तो यहाँ पर देखिए ये सारे वेक्टर स्केलर हैं वो भी 0 आ गए। और हमें क्या प्रूफ करना था, ध्यान याद करिए, जब हमें S3 को अगर Li प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना था कि सारे स्केलर्स 0 हैं। तो मैंने देखिए सारे स्टेप से होते हुए ये दिखा दिया कि जितने भी स्केलर हैं सबके सब 0 के बराबर हैं, सारे स्केलर 0 के बराबर हैं। अब सारे स्केलर 0 के बराबर है मतलब ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने ये दिखा दिया कि बीटा m प्लस 1 बीटा m प्लस 2 सारे के सारे स्केलर 0 है, मतलब जो हमारा गिवन सेट था S3, जो आपका S3 सेट था वो बेसिस हो जाएगा फॉर किसके लिए, कर्नल, सॉरी कर्नल नहीं, बेसिस फॉर W। ओके, तो यहां पर हमने सबसे पहले S1 को लेके चला था कि बेसिस है कर्नल के लिए, हमने उसे एक्सटेंड करके ये दिखाया कि बेसिस है वो V के लिए, और हमने ये दिखाया कि जो हमने एक्सटेंशन लिया था VM से, सॉरी ये आपका T है ना, जो हमने एक्सटेंशन लिया था उस पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूंगा तो वो बेसिस हो जाएगा किसके लिए, W के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बेसिस होगा मैंने दिखा दिया अभी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके पास कितने वेक्टर्स हैं, Vm प्लस 1 Vm प्लस 2 अप टू Vn, तो टोटल आपके पास कितने वेक्टर्स हुए यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा आप गणित लगाइए। तो Vm प्लस 1 Vm प्लस 2 अप टू Vn, तो टोटल मेरे पास डायमेंशन ऑफ W की अगर मैं बात करूँ, डायमेंशन ऑफ W की अगर मैं बात करूँगा तो वो कितना आएगा, ये आपका n माइनस m आएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक हमारे पास टोटल कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पर, n माइनस m वेक्टर्स हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है, डायमेंशन ऑफ V, m का वैल्यू क्या है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T। एक चीज़ यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखेंगे, ये बेसिस फॉर W नहीं होगा। देखिए आपने वेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो ये बेसिस फॉर T ऑफ V होगा ना। आप चीज़ों को सुधार लेना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैं। देखिए हमने वेक्टर्स लिए थे और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया था, जो एक्सटेंशन लिया है हमने यहाँ तक उनमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो सेट आ रहा है उसे हमने बेसिस दिखाया है T ऑफ V के लिए ना। ध्यान रखेंगे T ऑफ V W के बराबर नहीं होगा, इट्स नॉट इक्वल टू W। ध्यान रखेंगे T ऑफ V क्या है, रेंज है ना, ये क्या है आपका रेंज, रेंज ऑफ T जो कि सबसेट होगा W का। ओके, तो यहां पर आपके पास टोटल कितने वेक्टर्स हैं, n माइनस m वेक्टर्स हैं। तो डायमेंशन ऑफ T भी कितना आ रहा है, n माइनस m, मतलब डायमेंशन ऑफ T भी कितना आ रहा है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल T। अब TV मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ T। रेंज ऑफ T को ही हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस ये क्या है, नलिटी, नलिटी ऑफ, है ना, तो नलिटी ऑफ T। तो यहाँ से इसे आप ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। तो इस तरीके से आपका रैंक नलिटी थ्योरम प्रूफ होता है। ध्यान रखना आप यहाँ पर छोटा सा एक चीज़ है, एक मैंने मिस्टेक कर दिया था, उसे आप पुराने फिर से शुरू से देख के उसे आप थोड़ा सा सुधार लेना। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ना तो ये आपका बेसिस हो जाएगा रेंज स्पेस के लिए, ना कि W के लिए, ये W का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चीज़ अगर आपने W लिख दिया तो फिर पूरा चीज़ बिगड़ जाएगा। अब ये रेंज ऑफ T के लिए बेसिस होगा और रेंज ऑफ T को ही क्या बोला जाता है, रैंक बोला जाता है। तो ये आपका रैंक हो गया, ये आपका डायमेंशन ऑफ V हो गया, और M का वैल्यू कितना है, नलिटी है, नलिटी ऑफ T। तो आपने इसे लेके आया तो ये हो गया रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन ऑफ V।
तो इस तरीके से ये आपका रैंक नलिटी थ्योरम प्रूफ होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसे बताऊं तो आपको मेन करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको एक सेट मानना है। जो मेजर चीज़ें हैं, आपने एक सेट लिया जिसे आपने बेसिस दिखाया किसके लिए, कर्नल के लिए। अब आप जानते हो कि कर्नल किसका सबसेट होता है, वेक्टर स्पेस का, डोमेन का, है ना। बेसिस है मतलब ये एल आई होगा, एल आई है मतलब इसे एक्सटेंड किया जा सकता है बेसिस फॉर डोमेन स्पेस के लिए। तो ये हमने बेसिस और डोमेन स्पेस के लिए एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने एक्सटेंशन लिया है ना उसी का ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए। जितना एक्सटेंशन लिया है उन सब में आपने ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम ये दिखाएंगे कि ये बेसिस हो जाएगा किसके लिए, टीवी के लिए। टीवी मतलब रेंज ऑफ टी के लिए, ध्यान रखेंगे रेंज ऑफ टी, नॉट फॉर डब्ल्यू। फिर हम इसे क्या करेंगे, रेंज बेसिस दिखा देंगे, बेसिस दिखाएंगे, फिर हमारा काम हो गया। अब इसमें आप काउंट कर लीजिए कि कितने वेक्टर्स हैं, तो इसमें टोटल n माइनस m वेक्टर्स हैं। n का वैल्यू आपने डायमेंशन v बता दिया है, m का वैल्यू यहाँ से ये कर्नल t है, डायमेंशन ऑफ कर्नल t मतलब नल t, इसे आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका आ जाएगा रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रैंक नलिटी थ्योरम प्रूफ होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ना भी आए तो कोई इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है। 2-4 बार आप इसे लिख के देखेंगे, समझने का ट्राई करेंगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, एक बार में बन जाएगा ऐसा मैं नहीं बोलता, टाइम लगता है। रैंक नलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा टफ भी है, तो 2-4 बार आप इसे प्रैक्टिस करिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।